हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नए सीरीज में शुरू करते हैं हम लोगों का, है ना। क्लास 11 स्टार्ट भी हो गया है और 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम लोग भी। ओके, तो बिल्कुल लगभग आपका 5 से 6 लेक्चर हम लेंगे सेट थियोरी पे और 1 बाय 1 सारे चीज़ों को कवर भी करेंगे, ठीक ना। तो आज का जो लेक्चर है इसमें बिल्कुल हम लोग इंट्रोडक्शन, बिल्कुल छोटी छोटी बातों का जिक्र करेंगे और समझेंगे कि क्या होती है चीज़ें, है ना। इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन पे रहेगा इसके, क्लियर। तो इसमें हम लोग बेसिक डिफिनीशन ऑफ सेट्स की बात करेंगे, है ना। बेसिक उसका डिफिनीशन क्या बोलता है। तो देखिए, सेट्स के डिफिनीशन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा गया है कि सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अ सेट इज डिफाइंड एज well defined collection of distinct object. अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिन्हें कि हमें समझना होगा। एक वर्ड मैंने यूज किया है वेल डिफाइंड और दूसरा मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। क्या कहता है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। दोनों का वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि चीजें आपको पहले से परिभाषित है ना, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, क्लियर है। वेल डिफाइंड कोई कंडीशन वहां पे नहीं है, क्लियर है, एकदम क्लियर। और डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट, है ना, अलग अलग, क्लियर है, सेम नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। अच्छा, क्यों कहा गया डिफिनीशन में ऐसा बोला गया कि सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, और एक क्या है दूसरा जो चीज हम जोड़ने वाले हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा जो पॉइंट जोड़ने वाला है ये कि a set is generally denoted by capital letter. A set is generally denoted by capital letters, है ना, capital letters, है ना। आपको A, B, C ऐसे डिनोट किया जाएगा सेट को, and its element by small letter, and its element by small letters, clear। अच्छा, एलिमेंट से क्या मतलब है। एलिमेंट से मतलब है कि सेट के अंदर जो मौजूद है, जैसे कि एक सेट मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, सेट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिख लिया है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है, जो 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये इसके क्या है, एलिमेंट्स है, क्लियर है। तो कभी भी एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम बिलोंग टू का साइन यूज करते हैं। जैसे लिखेंगे 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू सेट ए, 2 बिलोंग टू सेट ए, 5 बिलोंग टू सेट ए। मतलब बिलोंग टू को मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे दर्शाते हैं, त्रिशूल टाइप का होता है ऐसा, क्लियर है। अच्छा, इसमें 10 है क्या, 10 नहीं है, तो लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, है ना। तो देखिए कुछ तो नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, क्लियर ना। मैथमेटिकल नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मैं लिख भी देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ। जैसे कभी भी मैं ऐसे लिखूँ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। अगर मैं इसको ऐसे लिख करके ऐसे काट देता हूँ, इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, कभी ऐसे एरो साइन में बनाऊं, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, देयर एग्जिस्ट नहीं, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। और इस एरो साइन को ऐसे बना करके ऐसे कट कर दूं, इसका मतलब होता है डज नॉट इम्प्लाइज दैट, डज नॉट इम्प्लाइज दैट। क्लियर है? और क्या साइन में यूज कर सकता हूं? तो मैं सबसेट का साइन ऐसे यूज करूंगा, सबसेट का साइन ऐसे यूज करूंगा, इसको सबसेट बोलेंगे। और क्या साइन यूज करूंगा? तो इसके अलावा और भी साइन है, बिलोंग टू का हो गया, इम्प्लाइज दैट का हो गया, सबसेट का हो गया। किसी भी सेट के कार्डिनलिटी ऐसे मॉडुलस जैसा होता है, किसी भी सेट के कार्डिनलिटी को ऐसे शो करूंगा, कार्डिनलिटी। ये सारी चीजें आगे आएंगी, है ना, बस आपको नोटेशन पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और क्या चीजें आ सकती हैं? और आपको देखने को देयर एग्जिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके काटा, तो देयर एग्जिस्ट में कुछ नहीं, ऐसे ई उल्टा बन जाता है ना, देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, है ना। ऐसे देयर एग्जिस्ट लिख करके ऐसे अगर मैंने इसको काट दिया, इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या मैथमेटिकल साइन यूज कर सकता हूँ, है ना। बिलोंग टू मैंने बता ही दिया आपको, सबसेट का साइन मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर ना? मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सेट को मैथमेटिकल में ऐसे किसी भी, अच्छा अब तो आगे आएगा ही आपके, है ना, तो आगे आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हैं जो कि आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, है ना, इम्प्लाइज दैट, है ना, डज नॉट इम्प्लाइज दैट, है ना। सबसेट का मैंने साइन यहाँ पे लिखा है, कार्डिनलिटी को मैंने शो किया है, देयर एग्जिस्ट को मैंने लिखा है, और डज नॉट एग्जिस्ट को मैंने लिखा है। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये कुछ नोटेशन है जो कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? अच्छा, तो सेट के डिफिनीशन पे आते हैं, सेट के बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बिलोंग टू का जिक्र किया, तो मैंने मैथमेटिकल नोटेशन आपको लिखना उचित समझा। तो कोई भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है, तो मैं बताने के लिए बिलोंग टू का साइन यूज करूंगा। ऐसे में लिख दूंगा कि वन बिलोंग टू ए, वन बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये है कि वन इज कंटेन्ड इन ए। इसका मतलब क्या हो गया? वन इज कंटेन्ड इन ए, मतलब वन जो है ए में पाया जा रहा है, वन जो है ए में पाया जा रहा है। अगर मैंने लिखा है टू बिलोंग टू ए, इसका मतलब हो गया कि टू इज प्रेजेंट इन ए, टू इज प्रेजेंट इन ए, टू इज एलिमेंट ऑफ ए, टू इज एलिमेंट ऑफ ए। फाइव बिलोंग टू ए, क्या मतलब क्या हो गया? फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ये। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, और क्या? चलिए, ये तो चीजें होंगी बिलोंग टू दर्शाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा एक जो चीज आता है कि वर्ड का मैं चर्चा कर रहा था कि सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने यूज किया है। अगर आप उसके डिफिनीशन को देखो तो वेल डिफाइंड में मैंने जोर दिया था वेल डिफाइंड वर्ड पे, कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ऐसा मैंने क्यों कहा था? देखो, ये मैं बताता हूँ। सपोज दैट, आगे भी आ जाएगा कि कोई सेट ए है हमारा, मैं कैपिटल लेटर से उसको डिनोट कर रहा हूँ, और कोई सेट ए है, और इसमें मैंने लिखा कि सेट ए में 1 1 2 3 4 ये कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो जनरली कोई भी लड़का ये गिन के बताएगा कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट, लेकिन नहीं, हमको रिपीटिशन अलाउ नहीं करना है। इसलिए मैंने लिखा है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 1 ऐसा नहीं कि आप 2 बार काउंट करेंगे,
आप इसको एक ही बार काउंट करें, आप इसको एक ही बार काउंट करें। रेपिटेशन इज नॉट अबाउट, है ना, रेपिटेशन इज नॉट अबाउट। repetition is not about, clear, repetition के अलाउ नहीं करता ऐसे। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा था सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ए क्या है तो नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। अगर ऐसे में लिख दूं कंटिन्यू सो ऑन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे 3 डॉट ऐसे लिख दिया इसका मतलब होता है सो ऑन, मतलब आगे ये कंटिन्यू है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे नंबर जा रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई नेचुरल नंबर है वो। मैं बोलता हूँ होल नंबर, तो होल नंबर कोई भी जान जाता है कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, कोई भी समझ जाता है, प्री डिफाइंड है। होल नंबर कोई भी समझ जाता है कि 0 1 2 3, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जब भी मैं बोलूंगा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कोई भी समझ जाता है कि भैया इंटीजर आपके क्या हो गए, तो 0 हो गया, है ना। फिर जितने भी आपके पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आ गए 1 2 3 4, और ये इसका निगेटिव पार्ट -1 -2 -3, ये सब क्या हो गए, इंटीजर हो गए। रेशनल नंबर सब लोग समझते हैं। तो जो चीजें प्री डिफाइंड है वो हमारे सेट्स का पार्ट है। तो अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर क्या आप बताना चाहते हैं कुल मिला के, तो कुल मिला के बाबू इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दे दे आपसे, है ना, कोई आपसे दे दे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, एक क्वेश्चन है जनरली आपसे पूछ ले रहा हूँ, है ना, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि द कलेक्शन ऑफ the collection of good singers in India, है ना। दूसरा हो गया the collection of young leaders in India, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, द कलेक्शन ऑफ है ना लॉयल, द कलेक्शन ऑफ लॉयल पीपल इन योर सोसाइटी लेते हैं या इन योर फ्रेंड सर्कल लेते हैं। इन योर फ्रेंड सर्कल, अब देखो ये तो कुछ ज्यादा क्लोज का मामला लग रहा है ना। द कलेक्शन ऑफ लॉयल पीपल इन योर फ्रेंड सर्कल के बजाय सोसाइटी लिख देते हैं या लोकलिटी लिख देते हैं, इन योर लोकलिटी फ्रेंड सर्कल मिटा। अब देखिए तो कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर इन इंडिया, अब यार ये बताओ ये सेट है कि नहीं है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सेट्स है आपको बताना है। अब गुड सिंगर इन इंडिया, अब यार ये बताओ कि किसी को डिफरेंट सिंगर पसंद है ना, मतलब कि सबका चॉइस तो अलग है ना, किसी को भजन पसंद होगा, किसी को हनी सिंह के टाइप जो होते हैं रैपिंग जो करते हैं वो पसंद होंगे, किसी को 90s के जो सिंगर हैं वो पसंद है, किसी को जो अभी नए सिंगर्स आ रहे होंगे वो पसंद है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहा ना यार, वेल डिफाइंड चीज थोड़ी रहा। गुड सिंगर्स मतलब क्या, कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया तो है नहीं इसके हिसाब से पहले से मैं बोलूं गुड सिंगर तो वो समझ जाए कि गुड सिंगर किसको बोला जा रहा है। मैं बोलूं गुड सिंगर तो पहले से बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सब लोग जानते हैं कि भाई 1 2 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर्स जा रहे हैं लगातार कंटिन्यू इनफाइनाइट तक, वो सब क्या है
नेचुरल नंबर। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ गुड सिंगर्स इन इंडिया, तो गुड सिंगर किसको मानेगा वो, है ना। हमसे कोई बोला गुड सिंगर इन इंडिया, हम कुछ अलग बता दिए। आपसे कोई पूछा गुड सिंगर इन इंडिया, आप कुछ अलग बता दिए। तीसरा व्यक्ति गुड सिंगर इन इंडिया अलग बता दिया। तो गुड सिंगर क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए सेट नहीं होगा, इसलिए सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ यंग लीडर इन इंडिया। अब देखो यंग लीडर की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जी को भी यंग लीडर बोला जाता है ना। हमारे जो अखिलेश भैया है ना, वो भी यंग लीडर है। हालांकि सबका एज लगभग 50 के अराउंड होगा प्रेजेंट के दरम्यान, अगर हम देखें तो लगभग 45 to 50 के अराउंड तो होगा ही, है ना। लेकिन वो लोग यंग लीडर है ना। कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी यंग है, यंग लीडर है। बीजेपी वाले लोग क्या कर देंगे कि मोदी जी जितना काम करते हैं 18 साल लड़का या 30 साल लड़का उतना नहीं कर पाएगा, तो यंग लीडर है वो। तो हर एक पार्टी का जो यंग लीडर है उनके हिसाब से अलग अलग है। तो यंग लीडर में बोलूँ तो आपके दिमाग में सबके दिमाग में अलग अलग छवि आ सकता है, वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं जो रहा हूँ कि सेट किसको बोलेंगे, तो सेट बोलेंगे उसी को जो वेल डिफाइंड होगा। तो ये चीज़ें वेल डिफाइंड है। लॉयल पीपुल, अब आपके लोकेलिटी में लॉयल पीपुल कौन है, ये कौन जानता है भाई। आपके लिए लॉयल कुछ कोई और होगा, किसी और के लिए कोई लॉयल कुछ कोई और हो सकता है, किसी तीसरे पर्सन के लिए लॉयल कोई और हो सकता है। तो ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट्स नहीं होगी। बात समझ में आ रही ना यार? बोलो बोलो भाई, है ना। मैं ये भी लिख सकता था कि द कलेक्शन ऑफ गुड एथलीट, द कलेक्शन ऑफ गुड एथलीट, है ना, गुड एथलीट्स। तो गुड एथलीट्स इन इंडिया, तो गुड एथलीट्स में सबका अलग अलग क्राइटेरिया है ना। क्रिकेट जो लोग देखते हैं तो किसी का भैया रोहित शर्मा पसंद है, किसी के विराट कोहली हैं, किसी के धोनी जी हैं, किसी के शिखर धवन है, किसी के अलग अलग है, सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट्स नहीं हो। हमारी बातों को तो समझ रहे होगे ना यार? बोलो हाँ, समझ में आया तो बोलो। क्लियर है? क्लियर है चीज़ें? ओके, अच्छा चलिए, तो यही हमारे समझाने का कोशिश था कि वेल डिफाइंड क्या है और वेल डिफाइंड क्या नहीं है। इन चीज़ों को आप समझें, जो चीज़ें क्लियर हैं, जिसको बोलने पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो चीज़ें क्लियर है। नेचुरल नंबर पे कैसा कंट्रोवर्सी है ना। नेचुरल नंबर में बोलता हूँ तो नेचुरल नंबर एक 6 क्लास से बच्चा से लेकर के जो PhD कर रहा है सब लोग यही जानते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो काउंटिंग नंबर है ये नेचुरल नंबर है। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई कह देगा नहीं हमारे लिए नेचुरल नंबर का डिफिनीशन कुछ और है, ऐसा तो होगा नहीं। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ होल नंबर क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलिए, कमेंट करते रहिए हाँ। चीजें क्लियर है कि नहीं है? ओके चलिए, तो दूसरा एक और पार्ट इसमें लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये हो गया हमारा, इसी में एक और पार्ट लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक क्या होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म। कहीं कहीं पे इसको टेबुलर मेथड भी लिखा होता है, टेबुलर, है ना। तो इससे परेशान नहीं होता है, दोनों एक ही चीजें हैं, है ना। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, है ना। या कहीं पे इसको प्रॉपर्टी के रूप में भी दर्शाया जाता है, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक ना। अब देखिए रोस्टर फॉर्म होता क्या है, इस चीज की चर्चा करें कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है ना। अगर पहले का चर्चा करें तो रोस्टर फॉर्म देखिए क्या होता है, रोस्टर फॉर्म देखिए क्या होता है, या टेबुलर फॉर्म जिसे आप बोलते हैं। तो कह रहा है कि इन दिस मेथड, है ना, इन दिस मेथड
A set is described by listing element. A set is described by listing element separated by comma and enclosed in curly bracket ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट कोई सेट ए है और सेट ए को मैं जैसे लिखना चाहता हूँ कि सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, है ना। द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए स्कूल को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, लिखा गया डिफिनीशन में कि सेट डिस्क्राइब ए लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट। मतलब ये करली ब्रैकेट हो गया और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट हो गए SCHOL, है ना, SCHOL। कई लोग ये कहेंगे कि सर ओ तो डबल बार आ रहा है ना, डबल टाइम 2 बार आ रहा है, लेकिन मैं इसको एक ही बार लिखूंगा क्योंकि सेट के डिफिनीशन को अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोला गया है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि वहां पे रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे ओ हमको एक बार ही लिखना है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो क्लियर हुई ना। अच्छा क्लियर। अच्छा दूसरा, मान लो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिखाना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ना, सेट बिल्डर या जिसे प्रॉपर्टी मेथड आप बोलते हैं, ठीक ना। तो लिखा है कि इन दिस मेथड वी राइट डाउन प्रॉपर्टी। इन दिस मेथड वी राइट डाउन property. We write down property. In this method we write down property or rule which gives us all the element of the set. Which gives us all the element of the set ना। बहुत देखो जनरल भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स नॉलेज नहीं है। तो वी राइट डाउन प्रॉपर्टी और रूल बाई विच वी गेट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। क्लियर। जैसे इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक सेट ए है और इस सेट ए के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे मैंने कुछ सेट लिखे, कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट यहाँ पे आप लिखिएगा, एक वर्ड लिखिएगा कि x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 6। पूरा देखिए, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखा है, ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। ये मेरा क्या है? ये मेरा रोस्टर फॉर्म है और ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। ये मेरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेरा सेट बिल्डर।
क्लियर? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में एक चीज तो बहुत आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है, और ये सभी एलिमेंट को हम पा सकते हैं कैसे? एक मैथमेटिकल लैंग्वेज के द्वारा, एक मैथमेटिकल रूल के द्वारा। जैसे आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 दे करके इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यार ये नेचुरल नंबर लिखा गया है, और नेचुरल नंबर में भी इवन नेचुरल नंबर है जो 2 से लेकर के 12 तक वेरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 2 से लेके 12 तक वेरी कर रहा है। तो मैंने लिखा है कि सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स। ये जो करली ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल। करली ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल, है ना, सेट ऑफ ऑल एक्स। ये जो एक कॉलम देख रहे हो आप, इसको बोलेंगे सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n मेरा एक नया लाया गया, अपना मन है, अपना बुद्धि से लाया गया है। तो यहाँ पे n किसको शो कर रहा है? तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मैंने नोटेशन आपको नोट करा दिए हैं। n किससे संबंध रखता है? नेचुरल नंबर से संबंध रखता है। कहाँ से कहाँ तक संबंध रखता है? 1 से लेके 6 तक संबंध रखता है। मतलब अगर 2n हो जाए तो n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 पे 8, 5 पे 10 और 6 पे 12। ये लिखना जरूरी था। ये रेंज मैंने लिखा है, ये जो इंटरवल मैंने लिखा है, ये इंटरवल मेंशन होना जरूरी था, क्योंकि अगर आप इंटरवल को मेंशन नहीं करते तो हमारा गिनती आगे भी जा सकता था। जो नंबर्स इसमें मौजूद नहीं है वो भी आ सकते थे। तो इसको बाउंड करना जरूरी था। जरूरी था कि नहीं था? बोलो, जरूरी था ना? तो कभी भी आप जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे तो इस बात का ध्यान दोगे कि आपका जो इंटरवल है क्या वो बाउंडेड है, क्या उतना लिखने से हमको सभी एलिमेंट मिल जा रहा है, कोई कम तो नहीं रह गया, कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये सारे चीज़ों का आप ध्यान दोगे। क्लियर? अरे बोल दो यार, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर ना? ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म चीज़ें क्लियर हुई। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा दूँ सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से। कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, छोटा छोटा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ऊपर भी हुआ है, 2 क्वेश्चन ऊपर है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे, है, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जो भी आप कर रहे हैं। तो है कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। चलो, इसमें पहला क्या है हमारा? आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belong to integer, and x belong to -3 to 7, -3 to 7 करली ब्रैकेट में, है ना। अब यार यहाँ पे मैं 100% जानता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे होंगे उतना चीज़ें क्लियर नहीं होगी, इंटरवल का आइडिया नहीं होगा, है ना। इंटरवल पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं इंटरवल। देखिए, एक होता है इंटरवल में अगर देखा जाए तो एक आपका होता है ओपन इंटरवल, फिर उसी में आता है क्लोज इंटरवल, है ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज आता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इंटरवल को अगर मैं समझूँ, इंटरवल में 4 चीज़ें बना देते हैं। एक हमारा हो गया क्लोज इंटरवल, एक हमारा क्या हो गया? क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल को आप देखोगे तो हमेशा ऐसे ऐसे ये खिड़की बंद रहेगा, है ना, दोनों साइड से ऐसे बंद रहेगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि खिड़की बंद होने का मतलब ये है कि अगर आप इसे नंबर लाइन पर दर्शाना चाहें तो ये A है और ये B है ना, और इसके बीच आप सभी नंबर्स को ले रहे हैं इंक्लूडिंग A एंड B। यहाँ पे A
and B is included, A and B is included, है ना। दरवाजा बंद है, सभी लोग अंदर है ना। जैसे मैं लिख दूँ 3 to 5, 3 to 10 लिख देता हूँ। 3 to 10 का लिख, मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि x बिलोंग टू 3 to 10 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर ऐसा मैंने लिखा हुआ, इसका मतलब सिंपल है, नेचुरल नंबर 3 to 10, तो मैंने बोला ना कि ये क्लोज इंटरवल में इन दोनों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो आप लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इसी में एक दूसरा आता है टॉपिक ओपन इंटरवल, इसमें एक दूसरा टॉपिक क्या आता है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होता है, अगर मैं यहीं पे यही सवाल दिया होता और मैं लिखा होता है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट x बिलोंग टू 3 to 10, तो ओपन इंटरवल को ना ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से ऐसे बंद किए रखते हैं। तो इसमें 3 और 10 को इंक्लूड नहीं करते, इसमें सिर्फ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आएगा, है ना। यहाँ पे 3 और 10 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 3 और 10 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, 3 और 10 को ऐसे छोड़ दिया गया है ना। यहाँ पे डार्क बबल नहीं है, खाली है, 3 और 10 को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। 3 and 10 इज एक्सक्लूडेड, 3, 10 इज एक्सक्लूडेड। क्लियर है। अब इसी में एक आएगा आपका, हाँ, सेमी ओपन, मतलब कहीं भी आपको कुछ ब्रैकेट ऐसे दिख जाए, इसमें ओपन भी हो और क्लोज भी हो, 3 to 10 ऐसे लिखा गया, x बिलोंग टू लाइक दिस, और लिखा गया कि x बिलोंग टू नेचुरल। इसका मतलब सिंपल सा है कि 3 को नहीं लेना है लेकिन 10 को लेना है। 3 के बाद 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं क्लोज इंटरवल 10 पे लगा दिया होता, 10 पे ओपन इंटरवल लगाया होता, इस पे क्लोज इंटरवल लगाया होता, तो मैं इसको लिखता 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए, तो इंटरवल क्लियर यार, इंटरवल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में लिखो यार, इंटरवल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, लिखो यार। तो ये क्वेश्चन आपको दिया, इस क्वेश्चन में ये इंटरवल आ गया, x बिलोंग टू, यहाँ पे आप देखोगे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल है। तो -3 को लेना है लेकिन 7 को नहीं लेना है। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यार, -3, देखो इंटीजर वैल्यू है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इस पे क्या लगा है, ओपन इंटरवल लगा है, तो 7 को नहीं लेंगे। क्लियर। तो हमको x कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा सेट A इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना। हाँ, गुड। दूसरा क्वेश्चन करिए, इसी से दूसरा क्वेश्चन करिए, है ना। आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, सेट A इज इक्वल टू set of all x such that x is a letter of word Mississippi. क्लियर। मिसिसिपी को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप बताओ यार, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, और इस बात का ध्यान देते हैं कि रिपीटिशन ना हो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। क्लियर है।
रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। तो M, I, S और P, देखो बस 4 ही लेटर आएंगे, है ना। तो एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उसको कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बोला जाता है। एक नया टर्म बोल दिया यार, क्या बोल दिया मैंने, सुना तुमने, सुना, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, है ना। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना, 4 होगा कि नहीं होगा। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है, कौन कौन, M, I और S, P। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, है ना। कभी कभी इसको ऐसे सेट के अंदर ऐसे 2 खड़ी पाई लगा के पूछ लेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट कितना है। तो 4 चीजें क्लियर रहेंगी, क्लियर रहेंगी कि नहीं रहेंगी यार, बोल दो जरा, क्लियर रहेंगी ना। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज के जो लेक्चर्स हैं हमारे, इसमें आप क्या क्या पढ़े एक बार देख लो थोड़ा। आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन में ही मैंने आपको बिलोंग टू के बारे में, डज नॉट बिलोंग टू के बारे में, देयर एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ों को पता है। थोड़ा सा बिलोंग टू पे क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, 3rd टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन एक करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, है ना, और आपसे पूछा गया है, बताइए 1 लिखा गया है, 1 बिलोंग टू सेट ए लिखा गया है ना। आपसे पूछा गया है ट्रू फॉल्स पूछा गया है, क्या पूछा गया, ट्रू फॉल्स पूछा गया है। फिर पूछा गया है 6 बिलोंग टू सेट ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 5 बिलोंग टू सेट ए। बताइए क्या सही है। तो 1 बिलोंग करता है कि नहीं करता है यार, करता है ना, ट्रू हुआ, ठीक है। 6 कर रहा है क्या, 6 इसके अंदर है क्या, इस सेट के अंदर 6 मौजूद है, नहीं मौजूद है, ये फॉल्स हो गया। 10 इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है, लिखा गया 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो सही है यार, कहाँ बिलोंग कर रहा है, 10 इस सेट के अंदर नहीं है। 5 बिलोंग टू सेट ए, मतलब जो भी एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट पाए जा रहे हैं उसको मैं बिलोंग टू के साइन से दर्शाऊंगा। एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट पाए जा रहे हैं उसको मैं बिलोंग टू से दर्शाऊंगा, जो नहीं पाए जा रहे हैं उसको डज नॉट बिलोंग से दर्शाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे, एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो दिया गया है, इसी में एक क्वेश्चन दिया गया है, सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू -3 0 3 6 9 12, है ना। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और इसको सेट बिल्डर के रूप में लिखना है। तो सेट बिल्डर के रूप में लिखने के यार कुछ नहीं है, आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले सेट ए लिखना होगा, कर्ली ब्रैकेट लेना होगा, और कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद आपको इसका प्रॉपर्टी लिखना होगा। प्रॉपर्टी लिखने का तरीका मैंने बताया है कि आप सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लीजिए, फिर ऐसे कॉलम का साइन लगाइए, इसको पढ़िएगा सेट ऑफ ऑल x, इसको क्या पढ़िएगा, सेट ऑफ ऑल x, ये कॉलम को पढ़िएगा सच दैट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये देखिए -3 0 3 6 9 12, क्या ये 3 के टेबल टाइप नहीं लग रहे हैं, और इसमें निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो क्या ये इंटीजर नहीं होंगे, है ना। तो आप लिखिएगा सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू क्या, 3n, x क्या है, 3n है। यहाँ पे n किसको डिनोट कर रहा है, तो n बिलोंग टू इंटीजर, n किससे संबंध रखता है, इंटीजर से, और n कहाँ से कहाँ तक है,
तो n देखिए, अगर आप -1 से शुरू करें और कहाँ तक जाएं, 3 का टेबल 4 बार पढ़े, 3 चौके 12, 4 तक पहुँचे, तो ये बताइए कि इस गिवन डेफिनीशन से, इस गिवन प्रॉपर्टी से सभी के सभी एलिमेंट पाए जा सकते हैं कि नहीं पाए जा सकते हैं? क्या कम पाए जा सकते हैं? नहीं। क्या ज़्यादा पाए जा सकते हैं? नहीं। इतना ही पाए जाएंगे? हाँ। तो हमारा डेफिनीशन सही हुआ कि नहीं हुआ यार? सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना? वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो कई लोग सोच रहे हैं कि अच्छा इसी तरीके से लिखना है। हाँ जी, इसी तरीके से लिखना है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और हमें बना करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट दिया गया है, सेट ए इज इक्वल टू 2, 9, 28, 65 एंड 126। इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? लिखो, पंक्ति में अभी लिखो। लिखने का तरीका क्या बताया है? करली ब्रैकेट लगाओ। करली ब्रैकेट के अंदर क्या देखो? प्रॉपर्टी। यहाँ पे x लिखो, x लिखने के बाद सच दैट लिखो। इतना चीज़ तो फिक्स है ना यार। मैथमेटिकल देखो, 2 के बाद क्या आ रहा है? 9, 9 के बाद क्या आ रहा है? 28, 28 के बाद क्या आ रहा है? 65, 65 के बाद 126 आ रहा है यार, 126 आ रहा है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? मैं बताता हूँ, 126, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 प्लस 1 कितना? 126। रीजनिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बचपन में नवोदय का तैयारी किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था ना? कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्ट्रांग होता है ना। 4 क्यूब प्लस 1, ये क्या लिखा है? 28, 28 मतलब क्या? 3 क्यूब प्लस 1। आइडिया लगा। ये क्या लिखा है? 1 क्यूब प्लस 1। ये क्या लिखा है? 2 क्यूब प्लस 1। ये क्या लिखा है? 3 क्यूब प्लस 1। ये 4 क्यूब प्लस 1। ये 5 क्यूब प्लस 1। समझ में आया? लिख लोगे? लिखो, लिखो। तो क्या लिखोगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 1, n क्यूब प्लस 1। यहाँ पे n क्या है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक? तो n बिलोंग करता है 1 से लेकर के, देखो 1 यहाँ पे रखना है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हो? 5 तक जा रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया है। 1 2 5। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, देखो एक तो लिखने का तरीका ये है। अभी आप इंटरवल के दौरान लिखो तो इंटरवल के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, n बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक? n बिलोंग टू ऐसे 1 2 5, है ना। दोनों पे क्लोज इंटरवल है, दोनों इंक्लूडेड मानते हैं। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात बराबर है, कोई उससे दिक्कत वाली बात है, दोनों से। समझ में आया ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया रे? आया ना? चल तो ठीक है, दूसरे लेक्चर में चलेंगे फिर। इतना आज के लिए काफ़ी है। सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद थर्ड लेक्चर में फिर उस पर क्वेश्चन लेंगे। ऐसे करके टोटल 6 लेक्चर के आसपास तो जाएंगे ना बेडू। 6 लेक्चर में लगभग कंप्लीट करेगा अपन सेट्स को। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ाई में? बता दे, कमेंट कर दे यार, ठीक है। चलो, ओके बाय।